Hey everyone, welcome back. In this video, we are going to study about the different types of income tax returns that we are supposed to file. And अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो ऑलरेडी. इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में अगर आपको नहीं भी पता होगा ना तो भी आपने नॉर्मली शायद सुना होगा कि रिटर्न फाइल करना, टैक्स पेमेंट करना. बट देखिए, कुछ लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है ना कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का मतलब ही होता है टैक्स पे करना. तो सबसे पहले तो इस कन्फ्यूजन को हटा लीजिए. हो सकता है कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हो बट आपको टैक्स ना पे करना हो. ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं मतलब आप टैक्स पे कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए रिटर्न फाइलिंग क्या होती है ये हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे. इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें क्या पढ़ना है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स कितने टाइप के हो सकते हैं. अब देखो रिटर्न क्या होता है ये देखते हैं. पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न इज अ फॉर्म primarily used for filling details about your income and the applicable tax to the income tax department of India. मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, एक फॉर्म होता है. फ़िलहाल के लिए आप मान के चलिए जैसे कि आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं ना एग्ज़ाम से पहले, उसमें अपनी सारी डिटेल्स देते हैं कि कौन से क्लास में हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं, उसमें अपनी सारी डिटेल्स देते हैं ना फॉर्म में. बस इनकम टैक्स रिटर्न को भी एक डॉक्यूमेंट, एक फॉर्म मान के चलिए. उसमें आपको क्या डिटेल्स देनी है, जाहिर सी बात है इनकम टैक्स निकालने के लिए रिटर्न है तो आप अपनी इनकम की डिटेल्स देंगे. तो इनकम टैक्स रिटर्न इज़ अ फॉर्म प्राइमरीली यूज्ड फॉर फाइलिंग डिटेल्स अबाउट योर इनकम एंड द एप्लीकेबल टैक्स. आप अपनी इनकम की डिटेल्स दोगे, उसके बाद उस पर जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा वो निकालते हैं. ठीक, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. द इंडियन इनकम टैक्स लॉज स्टेट दैट एन IT रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न should be filed by every individual and business earning an income. मतलब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेस जो भी इनकम अर्न कर रहा है, हर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए. इट असिस्ट्स इन डिक्लेयरिंग टैक्सेबल इनकम. आपकी टैक्सेबल इनकम निकलती है इससे, टैक्स लाइबिलिटी, आपको कितना टैक्स पे करना है वो सब आप निकाल सकते हो. और टैक्स डिडक्शंस, आपको पूरी इनकम पे टैक्स नहीं देना होता है, बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में. ठीक है, तो कितने डिडक्शंस हैं वो सब भी आप इसमें निकालते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर फर्म्स और कॉरपोरेशंस. फर्म्स मतलब पार्टनरशिप फर्म्स, कॉरपोरेशंस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेल्फ एम्प्लॉयड कोई खुद का काम कर रहा है तो, कोई सैलरीड इंडिविजुअल है तो, हर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है बिफोर द ड्यू डेट. ड्यू डेट क्या होती है आगे बात करेंगे उसकी. जब हम लोग रिटर्न फाइलिंग पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे. अगर आप टाइम पे ड्यू डेट के पहले अपना ITR नहीं फाइल करते हैं, इन दैट केस आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उसकी. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. अब देखो, अभी मैंने बताया ना कि आप इसको मान के चलो जैसे कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होता है. तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना रेगुलर वाला फॉर्म फिल करते हैं, कुछ बच्चे बैक पेपर का फॉर्म फिल करते हैं, कुछ बच्चे एग्जेम्प्टेड फॉर्म फिल करते हैं. ऐसा होता है ना, क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स, जो बैक पेपर का स्टूडेंट है वो रेगुलर फॉर्म नहीं फिल कर सकता. सेम केस में अलग अलग जिनकी इनकम होती है, मान लीजिए किसी की इनकम सैलरी से है, किसी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है, किसी की इनकम PGBP से है. मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को ये सब पता होगा क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है ये सब. तो सबकी अलग अलग इनकम होती है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ITR के फॉर्म्स हैं. ठीक है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4. ठीक है, ऐसे 7 ITR फॉर्म्स हैं जिसे हमें आज पढ़ना है. ठीक, एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले है ITR 1 जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसका एक नाम भी है सहज. सहज नाम क्यों रखा गया है? सहज मतलब सिंपली आपका ITR 1 फाइल हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसमें. ठीक है, और मैक्सिमम लोग का ITR 1 ही फाइल होता है एक्चुअल में. इंडिया में कौन कौन ITR 1 फाइल कर सकता है? सबसे पहले कौन है? फॉर इंडिविजुअल्स हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस देखना चाहिए. ठीक है, बिना रेजिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई किए आप ITR नहीं डिटरमाइन कर सकते कि आपको कौन सा ITR फिल करना है. ठीक है, तो ये किसके लिए है? सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के लिए. हमने जब रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था तो हमने क्या क्या देखा था? ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं और NRI होते हैं, दैट इज़ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये किसके लिए है? सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है. बाकी
नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और एनआरआई को हमने ये पढ़ा था कि इनको टैक्स पे करना होता है, लेकिन ये ITR 1 नहीं फाइल करेंगे, तो कोई दूसरा ITR फाइल करेंगे, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, टोटल इनकम शुड बी अप टू ₹50 लाख। मतलब अगर आपकी इनकम 50 लाख के अंदर अंदर है एनुअल, ठीक है, ये पर एनम इनकम है, आपकी एनुअल इनकम 50 लाख के अंदर ही है, तो फिर आप ITR 1 फाइल कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं इंडिया के। थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, आपकी इनकम सैलरी से हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है। देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से है ना, भले ही 50 लाख के कम इनकम है, मान लो आपकी इनकम 45 लाख ही है, ठीक है, साल भर की इनकम 45 लाख ही है, बट यू आर अर्निंग इट फ्रॉम 2 हाउस प्रॉपर्टीज़, फ्रॉम 2 डिफरेंट हाउस प्रॉपर्टीज़, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 1। आपकी इनकम सैलरी से है तो चलेगा, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से है तो भी चलेगा, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो फिर आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। और अदर सोर्सेज से भी आपकी इनकम हो सकती है, जिसमें आपका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट, और इसमें क्या क्या आता है हमने पढ़ ही लिया था पहले, ठीक है, ये सब आ सकता है, फैमिली पेंशन और बाकी सारी चीज़ें। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज़ ईदर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज़ इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। लास्ट कंडीशन इन्होंने क्या दे दी, अगर कोई इंडिविजुअल है, हम मान के चलते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है, बट ही और शी इज़ अ डायरेक्टर, किसी कंपनी में डायरेक्टर है, या फिर उसने इन्वेस्ट किया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, इन दैट केस दैट पर्सन वोंट बी एलिजिबल टू फाइल ITR 1। ठीक, क्या क्या पढ़ा हमने, किनके लिए होता है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स होते हैं, पहली चीज़ 50 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए, और इनकम कहाँ से होनी चाहिए, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी एक ही होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से कम होनी चाहिए, और अदर सोर्सेज की इनकम। तो इसमें क्या चीज़ हाईलाइट हो रही है कि अगर किसी की PGBP की इनकम है, मतलब बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है, तो वो पर्सन ITR 1 नहीं फाइल कर सकता। तो ये किसके लिए होता है, मोस्टली जॉब वाले लोग ITR 1 फाइल करते हैं। PGBP वाले लोग आगे की ITR फाइल कर सकते हैं, बट नॉट दिस वन। ठीक, और अगर कोई पर्सन किसी कंपनी का डायरेक्टर है, या फिर उसने इन्वेस्ट किया है इन एन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, इन दैट केस ऑल्सो वो ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। नेक्स्ट आते हैं ITR 2 पे। ITR 2 का कोई नाम नहीं है, सिर्फ ITR 1 और ITR 4 को नाम दिया गया है। तो ये नहीं सोचना कि उसका नाम तो सहज था, इसका क्या नाम है, इसका कोई नाम नहीं है। ITR 2 किसके लिए होता है, इंडिविजुअल्स एंड HUF। ITR 1 किसके लिए था, इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में भी सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। ITR 2 सिर्फ इंडिविजुअल बोल रहा है, मतलब कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी, और NRI भी। इज़ दैट क्लियर, इंडिविजुअल मतलब सभी इंडिविजुअल्स के लिए, और साथ ही में HUFs के लिए भी है। ठीक है, देखो हमने जब पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें 7 पर्सन्स थे ना, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म्स एंड ऑल दैट। और पर्सन्स पढ़ने का मतलब क्या था कि सारे ही पर्सन्स को टैक्स पे करना होता है, तो हर पर्सन को किसी ना किसी ITR फॉर्म में तो डालना ही है ताकि वो टैक्स पे कर सकें। तो ये किसके लिए होता है, फॉर इंडिविजुअल्स नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम PGBP। फिर वही बात, अभी ITR 1 में भी हमने देखा था कि अगर किसी की PGBP से कोई इनकम है, मतलब बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है, तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। और ITR 2 ने भी PGBP को मना कर दिया कि अगर PGBP से आपकी इनकम है तो आप हमारे पास तो ITR नहीं फाइल कर सकते। तो अब कौन यहाँ पे फाइल कौन कर सकता है वो देखते हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी सैलरी से इनकम है तो आप फाइल कर सकते हो। मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी इनकम है, देखो अगर आपकी इनकम एक ही हाउस प्रॉपर्टी से होती तब तो आप ITR 1 फाइल कर सकते थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है तो ITR 2 फाइल कर सकते हो। कैपिटल गेन से कोई इनकम है तो ITR 2 फाइल कर सकते हो। अदर सोर्सेज से कोई इनकम है तो ITR 2 फाइल कर सकते हो। अच्छा, कैपिटल गेन की भी बात ITR 1 में नहीं की गई थी। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप ऑफ अ कंपनी, अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के तो भी ITR 2 फाइल कर सकते हैं, जो कि ITR 1 आपको मना कर रहा था।
अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आप ITR2, बेसिकली ITR1 जिसको मना कर रहा था ना, ITR2 उसको अलाउ कर दे रहा है कि अच्छा ITR1 ने आपको नहीं फाइल करने दिया तो हमारे पास आ जाओ, एक्सेप्ट ये PGBP को दोनों ने नहीं लिया। इफ़ यू हैव इनकम फ्रॉम बेटिंग ऑन हॉर्स रेस पे कोई सट्टा लगाया, बेटिंग की है, या लॉटरी से पैसे मिले हैं, या फिर गैम्बलिंग, किसी और गैम्बलिंग से पैसे वैसे आए हैं, तो भी ITR2 फाइल कर सकते हो। और अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम इज़ मोर देन 5,000 तब भी आप ITR2 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ITR1 में क्या था कि 5,000 से कम होनी चाहिए आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, यहाँ पे क्या है कि 5,000 से ज़्यादा है तब भी आप फाइल कर सकते हैं। और ITR1 में एक ओवरऑल लिमिट लगी थी कि 50 लाख से ऊपर की इनकम नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं लगी है। ठीक है, आपकी एनुअल इनकम 50 लाख, 60 लाख, 70, 80, वॉटेवर जितनी भी इनकम है, कोई मैटर नहीं करता। आपकी ये सारी कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं तो आप ITR2 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ITR3 पे। ITR3 किसके लिए होता है? फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF। सेम ITR2 वाली बात, इंडिविजुअल्स में कौन कौन आते हैं? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और NRI, तीनों ही आते हैं क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल लिखा है। ठीक है, और HUF के लिए भी होता है हैविंग इनकम फ्रॉम PGBP। फाइनली यहाँ पे जो बंदा बिजनेस कर रहा है या जिसका कोई प्रोफेशन है, डॉक्टर है, लॉयर है, CA है, वो ITR3 फाइल कर सकता है। ठीक है, अभी तक बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ITR1 और ITR2 क्लोज्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है। इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशन और बिजनेस कैरीड अंडर अ प्रोप्राइटरशिप फर्म वेयर इन द टैक्स पेयर इज अ प्रोप्राइटर। ठीक है, वही बात लिखी है कि प्रोफेशन या बिजनेस से अगर कोई पैसा आ रहा है आप ITR3 फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। एक से ज़्यादा घर से पैसा आ रहा है तो भी ITR3 फाइल कर सकते हैं। ये कंडीशन ITR2 में भी थी वैसे। नेक्स्ट क्या है? रिवॉर्ड्स अर्न बाय विनिंग अ लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, अदर एक्टिविटीज़ फॉलिंग अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं तब भी ITR3 फाइल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, कई लोगों का होता है ना कि दो जगह से इनकम आ रही है, हो सकता है आपका बिजनेस भी हो और साथ ही में अदर सोर्सेज भी हों। ठीक है, तो आप ITR3 फाइल कर सकते हो सकता है किसी की सैलरी हो और अदर सोर्सेज हो, तो ये क्या फाइल करेगा? ITR2। ITR1 भी कर सकता है, ITR1 भी कर सकता है वैसे तो, अगर इसकी इनकम 50 लाख से अंदर है, 50 लाख से ऊपर है तो ITR2। देखिए, अगर आप इंडिविजुअल के लेवल पे देखेंगे ना, मतलब फर्म और कंपनीज और इन सारी बाकी सारे पर्सन्स को हटा दें, अगर सिर्फ इंडिविजुअल के लेवल पे देखेंगे तो आपको ITR1, 2, 3, 4 इन चारों में से हर कंडीशन निकल आएगी। ठीक है, 5, 6, 7 आपके बाकी सारे पर्सन्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनकम जनरेटेड फ्रॉम शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर कैपिटल गेन से कोई इनकम है तो भी आप ITR3 फाइल कर सकते हैं। ये पॉइंट ITR2 में भी था। ठीक है, ये बात हो गई ITR3 की। बेसिकली किसके लिए होता है? PGBP वालों के लिए जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम होती है। नेक्स्ट लेट्स कम टू ITR4, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुगम। किसके लिए होता है? इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब कि ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड NRIs, और सब के लिए। HUFs के लिए और फर्म के लिए। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP। अब LLP आ गया है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स को हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, उसके लिए दूसरा फॉर्म होता है, दूसरा ITR होता है। ये किसके लिए है? बाकी सारी पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है विच आर अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। फर्म्स बीइंग अ रेजिडेंट। अच्छा हाँ, ये चीज़ देख लो, इंडिविजुअल्स तो सारे चलेंगे, HUF भी चलेगा, फर्म्स रेजिडेंट होगी तभी ITR4 फाइल कर सकती हैं। फर्म में भी हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था ना कि फर्म को हम कब रेजिडेंट मानते हैं, कब नॉन रेजिडेंट मानते हैं। तो अगर फर्म रेजिडेंट होगी, इन दैट केस ओनली वो ITR4 फाइल कर सकती हैं, नहीं तो दूसरे फॉर्म्स होते हैं उनके लिए। और टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए आपकी? अप टू ₹50 लाख, वही ITR1 में जो पढ़ा था। 50 लाख तक की इनकम होनी चाहिए। हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस and profession which is computed under section 44 AD, ADA and 44 AE। ये सारे ही सेक्शंस जो है ना, वो किस चीज़ के सेक्शंस होते हैं? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शंस होते हैं। ठीक है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, ये हम पूरा ही अलग एक वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे मैं नॉर्मली अगर बताऊँ ना,
देखो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए होता है। जो छोटी कंपनीज होती हैं ना, उनसे कहा जाता है कि अच्छा ठीक है, अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया है तो उन्हें अपना प्रॉफिट नहीं निकालना, जितना भी उनका टोटल रेवेन्यू होता है ना, इनकम तो आप निकालोगे ही, इनकम तो पता ही रहेगी। इनकम का 8% हम मान लेते हैं आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट है, और उसी पर टैक्स लगा देते हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया, पहले से ही अज्यूम कर लिया आपका प्रॉफिट, और उसी पे टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, ये कौन सी कंपनीज़ के लिए होता है? छोटी कंपनीज़ के लिए, जो अपना प्रॉफिट नहीं एसरटेन कर पा रही हैं, या उन्होंने अपने एक्सपेंसेस नहीं प्रॉपरली शायद एसरटेन किए थे, तो उनको अपने प्रॉफिट नहीं क्लियर है, तो उनके लिए क्या होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम उन्होंने ऑप्ट की होती है, और हम उनके टोटल रेवेन्यू के 8% को प्रॉफिट मान लेते हैं और उसी पर टैक्स लगा देते हैं। तो पूरे सेक्शंस ये हम अलग से भी लेक्चर में पढ़ लेंगे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला, ITR 4 किसके लिए होता है? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होता है, जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया हो जिसने। क्योंकि अगर वैसे देखो तो PGBP वाला पॉइंट तो हमने ITR 3 में पढ़ लिया था, तो ITR 4 की क्या ज़रूरत है? बट ITR 4 पहली चीज़ तो जो रेजिडेंट फर्म्स हैं वो भी फिल कर सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या, जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है और टोटल इनकम 50 लाख से कम है, वो भी ITR 4 फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज़ ईदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज़ इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, सेम पॉइंट जो कि ITR 1 सहज में था। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो फिर आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। लास्ट पॉइंट, सॉरी सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी विथ इनकम अप टू ₹50 लाख की, अप टू 50 लाख की बात हमने ऊपर कर ली थी, और इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या है, अदर सोर्सेज से भी इनकम है तो भी काम चल जाएगा। बेसिकली देखो मेन क्या पता होना चाहिए, ITR 1 में क्या था देख लेते साथ में। ITR 1 में बेसिक चीज़ क्या थी, मोस्टली सैलरी इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 के अंदर होनी चाहिए, अदर सोर्सेज से इनकम है तो ठीक है, और टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कौन नहीं भर सकता है? जो कि डायरेक्टर है किसी कंपनी में या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में जिसने इन्वेस्ट किया है। ITR 2 किसके लिए होता है? अगर आपकी सैलरी से इनकम है, एक से ज़्यादा घर हैं, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज से इनकम है, डायरेक्टर हो तो भी चलेगा, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो भी चलेगा, बेटिंग वगैरह की है तब भी चलेगा, और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है तब भी फिल कर सकते हो। ITR 3 किसके लिए है? बिजनेस या प्रोफेशन वाले लोगों के लिए, और कोई लिमिट नहीं लगी है इसमें पैसे की। ITR 2 में भी कोई लिमिट नहीं लगी थी। ITR 4 किसके लिए है? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही है, लेकिन जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया हो और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा ना हो। ठीक है, और इनकम एक ही घर से होनी चाहिए या अदर सोर्सेज से भी हो सकती है, लेकिन कोई पर्सन डायरेक्टर नहीं होना चाहिए किसी कंपनी में, और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम ITR 5 पे। अब सब छोटे छोटे बच्चे एकदम, ITR 5, 6, 7। ITR 5 किसके लिए होता है? फॉर पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी एंड पर्सन्स फिलिंग फॉर्म ITR 7। मतलब कि इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता है, HUF के लिए नहीं होता। क्यों? इंडिविजुअल और HUF के लिए जो जो फॉर्म्स होते हैं वो हमने ऊपर पढ़ लिए थे। कंपनी के लिए भी नहीं होता है, और कौन से पर्सन्स के लिए नहीं होता है? जो कि ITR 7 फिल कर रहे हों। अभी हमें देखना है आगे कि ITR 7 कौन फिल कर रहा है, ठीक है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। अब ये तो हो गया कि किसके लिए नहीं होता, तो फिर होता किसके लिए है? पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, LLP के लिए। ऊपर हमने पढ़ा था ना, LLP को उन्होंने हटा दिया था, यहाँ पे LLP वाले फॉर्म भर सकते हैं ITR 5। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और BOI दैट इज़ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा मेरे साथ ज़रा रिकलेक्ट करिए एक बार, हम लोगों ने 7 पर्सन्स कौन से पढ़े थे? सबसे पहले पढ़ा था इंडिविजुअल, उसके बाद हमने पढ़ा था HUF, फर्म, कंपनी। अच्छा इसके लिए मैंने एकदम बेसिक वाला जो लेक्चर डाला है ना, वो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये हमने इतने पर्सन्स पढ़े थे। अब इसमें से हमने इंडिविजुअल की बात कर ली, HUF की बात कर ली, फर्म की भी थोड़ी बहुत बात की थी, बाकी लोगों की बात हमें करनी है कि बाकी लोग कौन सा फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म्स फॉर्म भर सकती हैं ITR 5,
LLP भर सकते हैं, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी फर्म में ही आ गया आपका, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी आपका ITR 5 ही फिल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगी है पैसे की 50 लाख 60 लाख, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है कोई, या फर्म है कोई भी, जो कि अगर मान लो नॉन रेजिडेंट फर्म है या LLP है, तो फिर उनको ITR 5 ही अकेला ऑप्शन है, यही फिल करना है। नेक्स्ट आते हैं ITR 6 पे। ITR 6 किसके लिए होता है? कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। ITR 6 होता है कंपनीज के लिए, सारी कंपनीज ITR 6 फिल करती हैं एक्सेप्ट फॉर दोज कंपनीज जिनको एक्सेप्शन मिलता है अंडर सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 कौन सा एग्जेम्पशन देता है? चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस वाला एक एग्जेम्पशन मिलता है आपको अंडर सेक्शन 11। तो अगर किसी कंपनी को सेक्शन 11 में कोई एग्जेम्पशन मिल रहा है तो वो ITR 6 नहीं फाइल कर सकते, अदरवाइज सारी कंपनीज ITR 6 फाइल कर सकती हैं, और इनफैक्ट कंपनीज को ITR 6 ही फाइल करना होता है। लास्ट ITR है हम लोगों का ITR 7। ITR 7 किसके लिए होता है? इंक्लूडिंग कंपनीज फॉर पर्सन्स इंक्लूडिंग कंपनीज। देखो अब पर्सन्स में कौन आ गए? हर कोई आ गया, पर्सन में तो सातों पर्सन्स आ गए ना जितने हमने पढ़े थे। इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C, 139(4)D। ये नहीं सोचना कि इतने सारे सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। देखो मोस्टली आपका ITR 1 2 3 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 5 में आपको बस इतना याद होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म्स के लिए होता है, LLP, AOP, BOI के लिए होता है, ITR 6 कंपनीज के लिए होता है, और ITR 7 मान लो कि कुछ लेफ्ट ओवर टाइप की चीज़ें हैं उसमें आ जाता है। तो ये किसके किसके लिए होता है? जो भी लोग अंडर सेक्शन 139(4)A, 4B, 4C या 4D में रिटर्न फाइल करते हैं। अब ये सेक्शंस क्या होते हैं ये हम नीचे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? इट इज़ द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर कंपनीज, एसोसिएशन एंड ट्रस्ट क्लेमिंग इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। ITR 6 अभी मना कर रहा था ना कि जो भी एग्जेम्पशन ले रहा है सेक्शन 11 में उसको हम ITR 6 फिल करना नहीं अलाउ करेंगे। यहाँ पे यही तो बात बोली थी ना कि कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, मतलब जो भी कंपनीज एग्जेम्पशन क्लेम कर रही हैं उसको ITR 6 नहीं अलाउ करता। ITR 7 ने अलाउ कर दिया कि कोई बात नहीं, ITR 6 नहीं फिल कर पा रहे हो तो ITR 7 फिल कर दो। अभी सेक्शंस हमने पढ़े ना ऊपर 139(4)A, 4B, 4C, 4D, सारे सेक्शंस देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला आपका यही है, रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। 4B है आपका रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 4C है इनकम ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस, और 4D है रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। अच्छा, जो सेक्शन 139 होता है ना, ये कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है। ये मत सोचना कि चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस का सेक्शन है, ये लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं ना उसका सेक्शन है ये 139(4)A, ठीक है। बाकी अभी हम सेक्शन 139, 144 की पूरी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम कंपलसरी फाइलिंग या फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी के लिए हमें बस इतना जानना था कि ये 7 टाइप्स ऑफ रिटर्न क्या होते हैं। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।